हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 2 जून 2026 के करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईएमओ प्राइज से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आईएमओ प्राइज से, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को। डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को आईएमओ प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। फ्रांस की प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को आईएमओ प्राइज 2026 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को यह मौसम विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है, जिसे मौसम विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मौसम विज्ञान का नोबेल पुरस्कार आईएमओ प्राइज। इन्हें न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन एंड सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। 2016 से 2025 तक यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ECMWF की डायरेक्टर जनरल रही 2016 से 2025 ईस्वी तक। आधुनिक न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल को अधिक सटीक बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन को अधिक सटीक बनाने में उपग्रहों से प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के बेहतर उपयोग में इनका योगदान रहा है। यह आईएमओ प्राइज होता क्या है? तो इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज है आईएमओ प्राइज। यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान पुरस्कार है। इसे WMO द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। WMO की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व भर में मौसम, जलवायु, जल संसाधन एवं मौसम संबंधी आपदाओं पर सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 जेनेवा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक जल समझौते पर किसकी मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए? किसकी मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए हरियाणा राजस्थान के बीच? तो अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा राजस्थान के बीच जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। लगभग 3 दशक 30 वर्ष से लगभग लंबित जल विवाद के समाधान हेतु ऐतिहासिक जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हरियाणा और राजस्थान के बीच में। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दोनों मौजूद थे। हरियाणा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, राजस्थान के भजन लाल शर्मा। इस समझौते का उद्देश्य यमुना नदी के जल का बेहतर प्रबंधन करना, दोनों राज्यों के बीच जल वितरण में समन्वय और पेयजल संकट का समाधान करना है। इस समझौते के मुख्य बिंदु की बात करें तो यमुना नदी का जल हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के चूरू जिले तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान के चूरू जिले तक पहुंचाया जाएगा यमुना नदी का जल। इसके लिए 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लगभग 296 किलोमीटर की। इस परियोजना से विशेष रूप से राजस्थान के शुष्क एवं जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। शुष्क एवं जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को। परियोजना का उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराना, जल संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करना। यह समझौता सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा उदाहरण है। हथिनीकुंड बैराज की बात करें तो ये हथिनीकुंड बैराज है, देख सकते हैं। यह यमुनानगर जिला हरियाणा में है। यमुनानगर जिला हरियाणा में है, यमुना नदी पर है। इसका निर्माण पुराने ताजेवाला बैराज के स्थान पर किया गया। पुराने ताजेवाला बैराज के स्थान पर किया गया है। यहीं से यमुना का जल विभिन्न नहरों में छोड़ा जाता है। यह हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर भारत के जल प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण है हथिनीकुंड बैराज। यमुना नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड में। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां में चंबल है, बेतवा है, केन, सिंध, टोंस, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद को 262 अनुच्छेद। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है 1956। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 इसी उद्देश्य से बनाया गया है, जल विवाद को सुलझाने हेतु। भारत के कुछ राज्य के अंतर्राज्यीय जल विवाद को देखें तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के मध्य है। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच है। महादई या मांडवी नदी की बात करें तो यह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच है। रावी ब्यास नदी की बात करें तो यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य है। महानदी जल विवाद की बात करें तो यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मध्य है महानदी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस, तो इसका सही उत्तर होगा 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है।
30 जून 1855 ईस्वी को वर्तमान झारखंड के साहिबगंज जिला जो है उसके भोगनाडीह गांव से संथाल रेवेलियन की शुरुआत हुई थी। हुल संथाली भाषा में हुल का अर्थ होता है क्रांति करना, विरोध या आंदोलन करना, हुलर। इस ऐतिहासिक विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था। उनके साथ उनकी बहनें फूलो मुर्मू, जुहानो, भाई चांद और भैरव, ये सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुल का अर्थ होता है क्रांति या आंदोलन। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन, जमींदारी व्यवस्था, महाजनों द्वारा जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था और अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था। 1855-56 ईस्वी के बाद संथाल परगना प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया। 1855-56 के संथाल परगना प्रशासनिक क्षेत्र, ये सिद्धू कान्हू को देख सकते हैं। झारखंड की बात करें, राजधानी रांची है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। इसके राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। यहाँ की कुछ जनजातियों की बात करें तो संथाल, मुंडा, उराव, हो, बिरहोर, ये सब यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू टाइगर रिजर्व है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, ये सब यहाँ स्थित है। झारखंड की कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है राज्यों की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चलाया जा रहा है छात्राओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण सुविधा हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। भारत के कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। भील विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ। मुंडा विद्रोह की बात करें, उलगुलान जिसे कहते हैं 1899 1900 ईस्वी में हुआ। बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था यह मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन पारंपरिक कृषि उत्पादों को मध्य प्रदेश का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर, महाकौशल छतरी राइस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चारों, सिताही कुटकी, नागदमन, बैंगनी अरहर, महाकौशल छतरी राइस। सिताही कुटकी की बात करें, यह एक पारंपरिक मिलेट छोटा अनाज है। यह उच्च पोषण वाला अनाज एवं कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है। जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से यह उगाई जाती है सिताही कुटकी। नागदमन कुटकी की बात करें तो यह सूखा सहन करने वाली फसल है। पारंपरिक जैविक खेती में महत्वपूर्ण है नागदमन कुटकी। स्थानीय समुदाय के भोजन का प्रमुख हिस्सा है यह, स्थानीय समुदाय के भोजन का नागदमन कुटकी। बैंगनी अरहर की बात करें तो यह बैंगनी रंग वाले अरहर की किस्म है। यह उच्च प्रोटीन और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, बैंगनी अरहर। महाकौशल छतरी राइस की बात करें तो यह विशेष सुगंध और स्वाद के साथ स्थानीय जलवायु के अनुरूप विकसित इसे किया गया महाकौशल छतरी राइस को। मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। मिलेट्स को बढ़ावा, भारत सरकार द्वारा श्री अन्न को, जो मिलेट्स होता है, उसे बढ़ावा देने की पहल के तहत पारंपरिक मोटे अनाजों की मांग बढ़ी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसमें से पारंपरिक और जलवायु अनुकूल फसलें SDG 2 के तहत और SDG 12 के से जुड़ी हुई है। पारंपरिक एवं जलवायु अनुकूल फसलें 2 होता है जीरो हंगर और 12 है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के अन्य कुछ जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं जैसे चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी की साड़ी, रतलाम का सेब, भैरवगढ़ी प्रिंट, कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ क्षेत्र में मेनली पाया जाता है, कड़कनाथ मुर्गा, ये सब जीआई टैग प्राप्त है मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्पाद। हमारा अगला प्रश्न है, 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर राजस्थान में हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में केवल सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, निजी स्टार्टअप में शैक्षणिक संस्थानों को आमंत्रित नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2, इसमें सही है केवल 1 और 2। इसका आयोजन 1 से 2 जुलाई जयपुर राजस्थान में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना है। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इसका आयोजन 1 से 2 जुलाई के बीच जयपुर राजस्थान में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना है। नागरिक केंद्रित सेवा, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी पर जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। ई गवर्नेंस सम्मेलन, इसमें 2700 प्लस प्रतिनिधियों, 1000 प्लस स्टार्टअप्स एवं 400 प्लस शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया। ई गवर्नेंस का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार द्वारा नागरिकों को तेज, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं सरल सेवाएं उपलब्ध कराना। ई गवर्नेंस, इसका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार में कमी, समय की बचत करना, सेवाओं का डिजिटलीकरण करना, नागरिकों तक आसान पहुंच करना, ये सब ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है सी लिप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? सी लिप स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमियों को डिजिटल बिजनेस, वित्तीय सहायता एवं उद्यमिता से जोड़ने हेतु सी लिप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग सी लिप से हो गया लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सेस प्लेटफॉर्म। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सेस प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे स्वयं सहायता समूह SHGs एंड महिला उद्यमियों को डिजिटल व्यवसाय, वित्तीय सेवा, प्रशिक्षण तथा बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमियों को डिजिटल व्यवसाय, प्रशिक्षण, बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है सी लिप को। यह प्लेटफॉर्म देश के 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। यह प्लेटफॉर्म सी लिप प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाते हुए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आज के समय में अनेक ग्रामीण महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय करती है, लेकिन उन्हें डिजिटल तकनीक, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण तथा बाजार तक पहुंच बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सी लिप प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का विकास डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। भारत में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, DIC की बात करें तो इसकी स्थापना 2016 ईस्वी में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DIC की, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। DOI-NRLM की बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। DNRLM के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन पहले मीडिया लैब एशिया के नाम से जानी जाती थी। यही DIC जो है पहले मीडिया लैब एशिया के नाम से जानी जाती थी। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का संचालन मुख्य रूप से नाबार्ड द्वारा किया जाता है। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का संचालन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के 97 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा GB हर्षवर्धन। तमिलनाडु के GB हर्षवर्धन ने चेन्नई में आयोजित चोला चेस ग्रैंड मास्टर नाम टूर्नामेंट जीतकर 97वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। किसी भी खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 GM नॉन प्राप्त करने के साथ साथ 2500 या उससे अधिक की FIDE एलो रेटिंग हासिल करनी होती है। 2500 या इससे अधिक की। इस क्रम में तमिलनाडु के युवा शतरंज खिलाड़ी GB हर्षवर्धन ने अपनी उपलब्धि हासिल करते हुए 97वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय उपाधि मानी जाती है, जिसे FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। FIDE की बात करें तो इसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स है। इसकी स्थापना 1924 में, FIDE की स्थापना 1924 में हुई। हेडक्वार्टर लुजोनी स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी अकार्दी दोरकोविच हैं, जो कि रूस के अकार्दी दोरकोविच FIDE के अध्यक्ष। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। राजकीय पक्षी की बात करें तो एमराल्ड डोव है। यहाँ का राजकीय वृक्ष ताड़ पामिरा पाम है। राजकीय पुष्प ग्लोरियोसा लिली है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के, इसका उद्देश्य चिकित्सकों के समाज के प्रति अमूल्य योगदान का सम्मान करना और लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेशनल डॉक्टर्स डे, इस दिवस का आयोजन बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर किया था। संयोगवश उनका जन्म और निधन दोनों 1 जुलाई को ही हुआ था। वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। डॉक्टर बिधान चंद्र राय। 26 की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स।
बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1991 ईस्वी में मनाया गया था। 1991 ईस्वी में मनाया गया था चिकित्सक दिवस। 1961 में डॉक्टर बीसी राय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1961 में ही। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा गठित बाज बटालियन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाज बटालियन, इसका उद्देश्य एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना तथा सटीक हमले करना। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाज बटालियन नामक एक विशेष ड्रोन इकाई का गठन किया है, बाज बटालियन। इसका उद्देश्य एलएसी एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में 24/7 निगरानी करना, खुफिया जानकारी को जुटाना एवं आवश्यकता पड़ने पर सटीक हमले करना है। इस यूनिट में हेरॉन और हर्म्स जैसे आधुनिक ड्रोन शामिल किए गए। हेरॉन एवं हर्म्स। इस दिशा में भारतीय सेना ने बाज बटालियन नामक एक नई विशेष ड्रोन यूनिट का गठन किया है, बाज बटालियन का गठन किया है। ये हेरॉन और हर्म्स जैसे अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किए गए। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और दिन रात निगरानी कर सकते हैं और वास्तविक समय में सेना को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। ये ड्रोन हेरॉन एवं हर्म्स। ड्रोन आधारित युद्ध, ड्रोन वारफेयर आधुनिक सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इससे सैनिकों के जोखिम को कम करते हुए दुश्मन की गतिविधियों पर अधिक प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सकती है। भारतीय सेना की बात करें, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत चीन के बीच में है। इसकी अनुमानित लंबाई 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेनमिनबी वहां चलता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहां का राष्ट्रीय पशु जायंट पांडा है। हेरॉन ड्रोन का निर्माण इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा किया गया है। इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। हेरॉन ड्रोन। हर्म्स ड्रोन का निर्माण इजराइल की एल्बिट सिस्टम द्वारा किया गया है। हर्म्स। ISR का अर्थ है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। इंटेलिजेंस, सर्विलांस एवं रिकॉनेसेंस, ISR। आधुनिक युद्ध में ड्रोन वारफेयर एवं लॉइटरिंग म्यूनिशंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। यही देख लीजिए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन किस थीम पर किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026, तो इसका है विकसित ग्राम विकसित भारत। ऑप्शन बी, विकसित ग्राम विकसित भारत। 28-29 जून को नई दिल्ली में हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। इसका थीम था विकसित ग्राम विकसित भारत। इसकी अध्यक्षता कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। सम्मेलन की महत्वपूर्ण घोषणा सरस शक्ति संग्रह पहल की शुरुआत रही। इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना, उनकी आय को बढ़ाना और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रवि अग्रवाल को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में 31 दिसंबर 2026 तक पुनर्नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल, तो इसका सही उत्तर होगा CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 ईस्वी तक रहेंगे। इनका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। CBDT भारत में प्रत्यक्ष कर जैसे कि आय कर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के प्रशासन एवं नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च निकाय है CBDT। पिछले कुछ वर्षों में CBDT ने फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, ई-फाइलिंग पोर्टल, प्रीफिल्ड आयकर रिटर्न, डेटा आधारित कर एवं करदाता सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे अनेक सुधार लागू किए हैं। ऐसे में नेतृत्व की निरंतरता इन सुधार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। CBDT की बात करें तो इसका स्थापना 1964 ईस्वी में होता है। CBDT इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष रवि अग्रवाल हैं। वही इसका काम है आयकर अधिनियम का क्रियान्वयन करना, आयकर नीति बनाना, प्रत्यक्ष कर का प्रशासन करना, करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। CBDT की बात करें और CBIC होता है इनडायरेक्ट। CBDT डायरेक्ट टैक्स है, वहीं CBIC अप्रत्यक्ष है। CBDT में इनकम टैक्स आता है, इसमें GST एंड कस्टम्स आते हैं। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई CBDT की। वर्तमान स्वरूप का CBIC 2018 में बना। CBDT एवं CBIC दोनों वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। CBDT का गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के तहत 1964 में किया गया। इसका गठन हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के तहत 1964 में।
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।